Hands down, Jujutsu Kaisen is one of the most anticipated animes of the modern era and it is one of the best new gen animes और इसको anime of the year का award भी मिला हुआ है। Jujutsu Kaisen को मापा स्टूडियोज जैसे लेजेंडरी स्टूडियो ने एनिमेट किया है। इसकी वजह से Jujutsu Kaisen में आपको बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी एनिमेशन नज़र आएगी और आपको इंटेंस फाइट सीन्स नज़र आएंगे, आपको बिल्डिंग शैटरिंग अटैक्स नज़र आएंगे और आपको बहुत ज़्यादा टेक्निकल फाइट के ब्रेकडाउन्स और एनालिसिस नज़र आएंगे और आपको बहुत ज़्यादा कैरेक्टर डेवलपमेंट और कैरेक्टर एनालिसिस और मेंटल ब्रेकडाउन्स भी नज़र आएंगे। इस सीरीज़ के राइटर गिगी अकुतामी इस बारे में बहुत पॉपुलर हैं कि वो कभी भी किसी कैरेक्टर को एक हैप्पी एंडिंग नहीं देते और कैरेक्टर की ज़िंदगी को बर्बाद करके रख देते हैं। हमारे मेन हीरो को देख लो, यूजी इतादोरी, कभी वो शिबुया इंसिडेंट के ऊपर उसका मेंटल ब्रेकडाउन हो रहा होता है तो कभी केंजाकू जैसा विलन हमारे फेवरेट सातोरू गोजो के बेस्ट फ्रेंड गेतो की शक्ल इख्तियार करके गोजो को प्रिजन रेल में कैद कर लेते। रियोमेन सुकुना द किंग ऑफ द कर्सेस जो कि एक बहुत ही हॉरिफाइंग और टेरिफाइंग विलन है जो कि लिटरली मैनिपुलेटिव भी है और बहुत ज़्यादा ओवर पावर्ड है कि लिटरली उसने सातोरू गोजो जैसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर का भी किट कैट कर दिया और उसने यूजी इतादोरी की ज़िंदगी को मुकम्मल तौर पे बर्बाद करके रख दिया और लिटरली उसने मेगुमी फुशिगुरो जो कि हमारे जो फेवरेट गोजो सातोरू का बहुत ही फेवरेट स्टूडेंट था उसकी शक्ल उसने यूज़ करके गोजो के साथ वो फाइट करने लग गया फाइनल आर्क में। यानी कि इतना ज़्यादा इंटेंसिटी पैक्ड और इतना ज़्यादा मैनिपुलेटिव विलन और इतना ज़्यादा हॉरिफाइंग विलन भी कि लिटरली उसने यूजी इतादोरी का दिल उसके जिस्म से अलग कर दिया। आई मीन कैन यू इमेजिन दैट? आई हैव नेवर सीन एनी एंटेगोनिस्ट डू दैट। दैट इज़ लिटरली जस्ट इनसेन। जब मैंने जुजुत्सु काइसन का मांगा पहली मर्तबा देखा तो मैं शॉक हो गया कि इतना ज़्यादा रफ आउटलाइंस कौन बनाता है और इतनी ज़्यादा मेसी ड्राइंग कौन करता है। लगता ही नहीं है कि ये किसी प्रोफेशनल आर्टिस्ट का कमाल है और ये बस किसी बच्चे ने ड्रॉ किया हुआ, दूसरी तीसरी जमात के बच्चे ने ड्रॉ किया है। लेकिन फिर जब मैंने उस ड्राइंग से हट के आसपास के बैकग्राउंड को देखा और मैंने एक्शन को देखा तो तब प्रोफेशनलिज्म का एहसास हुआ। यानी कि बिल्डिंग्स गिर रही हैं, तबाही हो रही है, कैरेक्टर्स के ब्रेकडाउन हो रहे हैं, फाइट्स के एनालिसिस हो रहे हैं और कैरेक्टर्स एक दूसरे के ऊपर कर्स टेक्निक्स का यूज़ कर रहे हैं और एक दूसरे को बहुत बुरी तरह इंजर्ड कर रहे हैं। फिर एहसास हुआ कि ये एक्चुअली में एक बहुत ही यूनिक किस्म का स्टाइल है। इस वीडियो में आज मैं कंपैरिजन करूंगा कि जुजुत्सु काइसन से मैंने अपने आर्ट स्टाइल के लिए क्या क्या इंस्पिरेशंस ली और क्या क्या सिमिलैरिटीज़ पाई जाती हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रिटी एस्थेटिक्स। ग्रिटी एस्थेटिक्स का मतलब ये है कि अनटाइडी और वही स्केची लाइंस जिसका हमने पहले जिक्र किया था। यानी कि उनका जो आर्ट स्टाइल है वो नीट नहीं है, वो अनटाइडीनेस की वजह से जाना चाहता है। यानी कि अगर आपने कैरेक्टर को ड्रॉ किया तो आप उसकी ऑब्वियसली उसकी आउटलाइंस को आप सही तरह ड्रॉ करते हो ताकि पता चले ये कैरेक्टर की बॉडी है और ये उसके पीछे का बैकग्राउंड है। लेकिन अगर आप गिगी अकुतामी के आर्ट स्टाइल को देखो तो आपको कुछ हद तक कन्फ्यूजन होगी कि कैरेक्टर की बॉडी कौन सी है और उसके आसपास उसके दुश्मन की या फिर जो एनवायरनमेंट है उसकी क्या आउटलाइंस है। और आउटलाइंस को ड्रॉ करने के लिए कैरेक्टर की बॉडी के किनारों पर आउटलाइनिंग की जाती है और उसको बहुत ज़्यादा डार्क शेडिंग यानी कि डार्क पेन से हम यूज़ करते हैं ताकि उसको डिस्टिंग्विश किया जा सके कि ये कैरेक्टर है और ये उसके पीछे का एनवायरनमेंट है। लेकिन उनके आर्ट स्टाइल में ये नहीं पाया जाता। उनका आर्ट स्टाइल एक तरह से देखो तो एक पतला सा पेन उन्होंने यूज़ किया होता है और वो सारे के सारे ड्राइंग के लिए होता है। यानी आपको एक तरह से कन्फ्यूजन हो जाएगी ये जानने में कि बैकग्राउंड कहाँ है और कैरेक्टर कहाँ है। लेकिन ये एक तरह से उनका एक मेसी आर्ट स्टाइल है जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा जाने पर जाने जाते हैं। चूँकि उनकी सीरीज़ में बेसिकली डार्कनेस है, अंधेरा है, कैरेक्टर्स एक दूसरे को मार कुटाई कर रहे हैं एक दूसरे की और बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी है, एक्शन है और उसके अंदर आर रेटेड मोमेंट्स भी हैं। यानी कि वो हार्ट वाला सीन जिसका हमने पहले जिक्र किया था। तो शायद इसी वजह से एक तरह से उन्होंने कंट्रोल्ड केओस को रिप्रेजेंट करने के लिए इन ड्राइंग लाइन्स का यूज़ किया। अच्छा, अगर मैं अपनी सीरीज़ से कंपैरिजन करूं तो मेरा जो मांगा है द लेजेंड ऑफ फजल उसके अंदर इस तरह की जो स्केचिंग है इस तरह की जो शेडिंग है यानी कि जिससे आपको लगे कि ये रफ है, मेरी सीरीज़ में ऐसा नहीं कुछ भी। मेरी सीरीज़ इट इज़ मोस्टली नीटली ड्रॉन। आपको परफेक्टली ऑलमोस्ट परफेक्टली यू कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन द कैरेक्टर एंड द एनवायरनमेंट। लेकिन एक और एस्पेक्ट में मैंने जुजुत्सु काइसन से 110% इंस्पिरेशन ली हुई है। लेट्स टॉक अबाउट द डार्क फैंटेसी रिप्रेजेंटेशन। काइसन में ब्लड शेड और कैरेक्टर्स की बॉडीली म्यूटिलेशन बहुत ज़्यादा दिखाई जाती है और मैंने भी अपनी सीरीज़ में कुछ हद तक ये किया हुआ है, ये यूज़ किया है मैंने। जब भी आप डार्क फैंटेसी सीरीज़ का नाम सुनते हो तो सबसे पहले आपकी ज़ुबान पर जो वर्ड आता है वो आता है ब्लड शेड। एंड यस, यू आर राइट। ऑब्वियसली आप एक सीरीज़ को डार्क इसीलिए कहते हो क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी मोमेंट्स होती हैं और उसके अंदर बहुत ज़्यादा हाई स्टेक्स रिप्रेजेंट की जाती हैं और वो एक तरह से थ्रिलर वाला एलिमेंट होता है। यानी कि यू कैन नेवर स्टे काम एंड रिलैक्स्ड ऑन योर सीट इवन व्हाइल वाचिंग इट। तो JJK में ब्लड शेड बहुत ज़्यादा है। एक कैरेक्टर को पंच पड़ता है, उसके मुंह से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। हर पंच पर कैरेक्टर्स
दीवारों में जाकर लगते हैं और बिल्डिंग्स की बिल्डिंग्स शैटर हो जाती हैं। अगर आपको माहितो के बारे में आइडिया है कि माहितो कैसा हैवी किस्म का विलन था, जो कि स्पेशली सीज़न 1 और सीज़न 2 में था, उसकी लिटरली पावर थी कि वो ह्यूमंस को डिसफिगरेट कर सकता था। और शायद यही उसकी यानी कि कर्स एबिलिटी थी कि वो लिटरली लोगों की शेप को चेंज कर देता, और इसी वजह से लोग अपनी स्टेट में वापस नहीं जा सकते और उनके पास सिर्फ एक ही चारा होता कि वो मर जाएं। और इसी एबिलिटी की वजह से उसने नानामी जैसे लव्ड कैरेक्टर को भी मार डाला बहुत ब्रूटली। व्हेन इट कम्स टू ब्लडशेड, जुजुत्सु काइसन रिप्रेजेंट्स ब्लड वेरी ओपनली। एवरी पंच, एवरी हिट, एवरी किक, एवरी कर्स टेक्निक एक्सचेंज। और मैंने भी अपनी सीरीज में ऑलमोस्ट यही किया है, यानी कि जब भी कैरेक्टर्स की आपस में फाइट हो रही है, अगर ज़रा सा भी कोई हैवी पंच पड़ा है तो ब्लडशेड बहुत ज़्यादा मैं इंडिकेट करता हूँ। और बाज़ औक़ात अगर इंटेंसिटी आर्क्स यानी इंटेंसिटी वाले पार्ट्स हो रहे हो, ख़ासतौर पे इन द फाइनल वॉर आर्क, तो फिर अगर बॉडी की बोन्स भी रिप्रेजेंट हो रही हैं, अगर जैसे कि गोश्त इतना उतर गया हुआ है कि लिटरली हड्डियाँ भी शोकेस हो रही हैं, देन आई डू दैट। अब हम थर्ड सबसे अहम चीज़ की बात करते हैं, जो कि है फाइट का टेक्निकल और एनालिटिक ब्रेकडाउन। अगर आप गौर करो तो सातोरू गोजो की एक लिमिटलेस टेक्निक है, जिसके अंदर वो अपने इर्द गिर्द एक फिनिटी क्रिएट कर लेता है, जिसकी वजह से उसके दुश्मन उसको टच भी नहीं कर पाते। उसके दुश्मन उसकी मर्जी के बगैर उसके पास भी नहीं आ सकते, ना ही उसको टच कर सकते, लेकिन वो अपने दुश्मनों को एफर्टलेसली उन पे अटैक कर सकता है। ये बेसिकली मैथमेटिक्स का इन्फिनिटी वाला कॉन्सेप्ट है। हाँ, तो एक और मौके पर उसकी अगर हम फाइट का एनालिसिस करें तो उसकी एक टेक्निक है हॉलो पर्पल। वो भी उसमें भी काइंड ऑफ इमेजिनरी मैथ्स क्रिएट होता है, जो कि मैथमेटिक्स के कॉम्प्लेक्स और इमेजिनरी नंबर्स यानी कि आयोटा में भी उससे इंस्पायर किया गया, या फिर में भी उससे सिमिलैरिटी रखता है। एक और केस ये है कि जब सातोरू गोजो नेगेटिव एनर्जीज को, नेगेटिव कर्स्ट एनर्जीज को आपस में स्मैश करता है और वो फिर पॉजिटिव एनर्जी को क्रिएट कर लेता है। अगर गौर करो तो मैथमेटिक्स का वो वाला कॉन्सेप्ट जिसके अंदर माइनस माइनस प्लस बना लेते हैं, आई सपोज ये उसी की इंस्पिरेशन है। और मैंने भी अपनी सीरीज में जुजुत्सु काइसन के इस टेक्टिकल और साइंटिफिक को यूटिलाइज किया है। मेरी सीरीज में एक कैरेक्टर है जिसका नाम है अहमद मलिक, और वो बेसिकली एक केमिकल इंजीनियर है, और उसके पास एक बड़ी यूनिक और पावरफुल किस्म की एबिलिटी है जिसका नाम है एम्पलीफिकेशन। जब आप एम्पलीफिकेशन का नाम सुनते हो तो आपके दिमाग में सबसे पहले ये आता है कि जैसे कि एक सिग्नल आप किसी मशीन को देते हो तो वो इसको कई गुना इंक्रीज कर देती है, उसको कहते हैं एम्पलीफिकेशन। लेकिन अगर आप लोगों ने इंटरमीडिएट लेवल की फिजिक्स पढ़ी हुई है तो आपको पता होगा ट्रांजिस्टर की एक टाइप होती है जिसको कहते हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर, और ऑपरेशनल एम्पलीफायर में भी एक होता है इन्वर्टिंग और एक होता है नॉन इन्वर्टिंग। तो जो बेसिकली इन्वर्टिंग एम्पलीफायर होता है, अगर आप उसमें एक सिग्नल देते हो तो वो इस सिग्नल को एम्पलीफाई तो कर देता है, यानी कि उसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज कर देता है, लेकिन वो उसकी डायरेक्शन भी चेंज कर देता है। और अहमद के केस में ये उसकी एबिलिटी एक गेम चेंजर के तौर पर साबित होती है। अहमद बेसिकली हमारी स्टोरी का जो मेन हीरो है फजल, उसका काइंड ऑफ राइवल आप उसको कंसिडर कर सकते हो। तो अहमद की और फजल की एक मौके पर फाइट हो रही होती है और फजल अपने एनर्जी बेस्ड अटैक से अहमद पे अटैक करता है, लेकिन अहमद उन अटैक से बच जाता है। बचता तो नहीं है, लेकिन वो ये करता है कि उन अटैक्स का वो शॉकवेव और उनकी जो पावर है उसको वो एब्जॉर्ब करता है अपनी एनर्जी कंसंट्रेटेड फिस्ट्स में, और फिर वो उन अटैक्स की डायरेक्शन चेंज कर देता है और उनका मैग्नीट्यूड इंक्रीज कर देता है। अपना प्रोडक्ट कोई वो एक कैटलिस्ट के तौर पे यूज़ करे जिसकी वजह से रिएक्शन तेज़ हो रहा है, और जिसकी वजह से एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाता है। लेकिन फजल ने चूंकि रोबोटिक्स में ग्रेजुएशन की हुई है तो इसलिए फजल के नज़दीक ये एक इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का केस है, यानी कि जो उसका अटैक है वो 180 डिग्री उसकी फेज शिफ्ट हो रही है और वो उसके ऊपर कई गुना ज़्यादा ज़ोर से अटैक कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल फजल ने एक बहुत बिग साइज़ का और एक पावरफुल किस्म का एनर्जी ऑर्ब अहमद की तरफ थ्रो किया, जिसके अंदर ये पावर थी कि वो एक बैनियन ट्री को डिस्ट्रॉय कर सकता है। और अगर आप लोगों को पहले से ही आइडिया होगा कि बैनियन ट्री कितना बड़ा होता है और कितना हैवी और डेंस किस्म का ट्री होता है, लिटरली कई एकड़ तक उसका स्पैन होता है। लेकिन अहमद ने जब उस अटैक को रिपेल किया तो उसकी जो पावर थी वो ऑलमोस्ट इतनी थी कि वो 10 बैनियन ट्रीज को डिस्ट्रॉय कर सकता। आई मीन लिटरली इस तरह के अटैक्स कोई भी ना बर्दाश्त कर पाता। तो ये अहमद की जो एनालिटिकल और टैक्टिकल ब्रेकडाउन है, ये खासतौर पर जुजुत्सु काइसन के मैथमेटिकल और साइंटिफिक कॉन्सेप्ट से इंस्पायर्ड है। टू सम अप, जुजुत्सु काइसन को इसके ग्रिटी एस्थेटिक्स, बॉडी हॉरर और ब्लड के रिप्रेजेंटेशन और इसके फाइट्स के टेक्निकल और साइंटिफिक ब्रेकडाउन्स की वजह से एक डिस्टिंक्ट सीरीज माना जाता है, इसके एनिमे में भी और इसके मांगा में भी। और यही इसकी कुछ ट्रेड्स हैं जिनको मैंने अपनी सीरीज के लिए इंस्पायर किया। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।